मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। यौम पाकिस्तान पर भारतीय वज़ीर आज़म का खैर सगाली का ख़त और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जवाब कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन और ताउन वाले ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जम्मू और कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल होना बहुत ज़रूरी है। अगर माजी पर नज़र डालें, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने पहली तकरीर में भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। पहल करते हुए उन्होंने करतारपुर राहदारी खोलने और मुज़ाकरात की पेशकश भी की थी। अच्छा, ये पेशकश 2 से ज़ायद मौके पर सामने आई थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर जैसे बड़े मंसूबे के हम पल्ला ताउन का मुजाहरा नहीं किया। एक जानिब भारत की जानिब से मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, मगर दूसरी जानिब जहाँ दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में लिया है, वहीं मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा भारतीय जेलों में पाबंद सलासल हैं। उनको तिब्बी सहूलियात तक मुयसर नहीं है और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात भी लाहक हैं। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय काबिज फोर्सेज हैं, उनके जो मुजालिम हैं और हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ जो है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया था और उनका ये कहना था कि भारतीय जेलों में जो कैद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा है, उनकी ज़िंदगियों को कोरोना जैसी वबा से खतरात लाहक है, लिहाजा उन्हें रिहा कर दिया जाए। मसला कश्मीर खित्ते की तरक्की पर असरअंदाज भी हो रहा है और दोनों ममालिक अगर पुरअमन तरीके से इसे हल कर लें तो जनूबी एशिया जंग से महफूज एक ऐसा खित्ता बन सकता है जिसकी तरक्की पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगी। मगर इसके लिए भारत को अपनी साजिशें और मफादात को एक तरफ रख के सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। मेहमानों का मैं तारुफ करवाती हूँ। जनरल राज कादियान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। चौधरी परवेज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और नईमा आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल साहब, एक तरफ अमन की बातें की जा रही हैं और दूसरी तरफ भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए बाकायदा जुल्म ढाए चला जा रहा है और कश्मीरी लीडरशिप को जेलों में बंद किया हुआ है और कश्मीरी किसी भी सूरत, आपको पता है कि हिंदुस्तान की जो साम्राज्य ताकत है उसके सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान है वो भी वाज़े कर चुके हैं कि जनूबी एशिया में जो देरपा अमन है उसके लिए जम्मू कश्मीर समेत जो इस तरह के तनाज़ात हैं, इस तरह के इशूज़ हैं जो कि तस्फिया तलब हैं, उनका हल होना बहुत ज़रूरी है। ये बात भारत को कब समझ आए? जनरल राज कादियान साहब। अच्छा, मुझसे पूछा, सॉरी। मेरा आप सब लोगों का नमस्कार। देखिए, आज के दिन कोरोना है, हिंदुस्तान में भी बहुत फैल रहा है, पाकिस्तान में भी है। हिंदुस्तान की तो तकरीबन 1% पॉपुलेशन ऑलरेडी अफेक्टेड है और अभी ऊपर बढ़ रहा है। तो सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। कोशिश जितनी हिंदुस्तान ने करी है कोरोना को रोकने की, आज के दिन हम दुनिया का वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर है, बहुत लोगों को वैक्सीन दी है। पाकिस्तान के क्योंकि आपने ट्रेड पर एम्बार्गो लगा रखा है, शायद नहीं मिली होगी, लेकिन आपको भी दूसरे मुल्कों के जरिए मिल जाएगी। लेकिन कोरोना के लिए जो कोशिश हो सकती है वो की जा रही है, चाहे वो हमारे कुछ लोग जेल में हो। जेल में तो बहुत सारे हिंदुस्तानी को रखना पड़ता है, जो भी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जो भी उसको खतरा पैदा करेगा उसको डालते हैं। सब सरकारें डालती हैं, हर सरकार के लिए नेशनल सिक्योरिटी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। चौधरी परवेज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो डायलॉग के हवाले से बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ख़त लिखा जाना, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया और बड़ी आपको याद होगा कि बड़ी ये चहमगोइयाँ हो रही थी, रूमर्स थी कि जी शायद तिजारत शुरू हो जाएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने और पाकिस्तान की हुकूमत, उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जब तक मसला कश्मीर पर बात नहीं होगी, टेबल टॉक नहीं होगी, तिजारत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? क्या भारत जो कि खुद अब नरेंद्र मोदी खत लिख रहा है, खुद ये ताल्लुकात बहाल करना चाह रहे हैं, बेहतरी की जानिब जाना चाह रहे हैं, लेकिन मसला कश्मीर के बगैर तो मुमकिन नहीं होगा जब तक वो मसला हल नहीं होगा। आपको लगता है कि भारत टेबल टॉक पर आएगा, बात करेगा कश्मीर के हवाले से? चलिए, ये सवाल नहीं मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ। आपने सवाल शायद सुन लिया होगा, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि ये जिस तरह आप बात करना चाह रहे हैं, खत लिखा गया नरेंद्र मोदी की जानिब से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, हमने भी जवाब दिया, लेकिन एक बात हमने क्लियर कर दी कि जब तक कश्मीर के हवाले से टेबल पर बैठ के बात नहीं की जाएगी, इस मसले को डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात उस तरह नहीं हो सकते जैसे कि सोचा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं कि भारत? ठीक है। अच्छा चौधरी परवेज साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, पहले शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आती, शायद आपको मैं नहीं सुन पा रही थी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। यही सवाल मेरा आपसे कि आपको लगता है कि कश्मीर के इशू पर बात करने के लिए भारत पाकिस्तान के साथ बैठेगा टेबल पे, क्योंकि उसी के बाद आगे तिजारत या कोई भी जो सिलसिला वो चाह रहे हैं वो चल सकता है, वरना कश्मीर पर बात के बगैर तो आगे चल ही नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जी जन्नत साहब, मैंने भी अपनी बहन नईमा
जो कि कश्मीर से तल्लक रखती है, इनकी बात सुनी। मैं इनकी बात से मुकम्मल सहमत करता हूं और पाकिस्तान का सीज फायर पे, इंडिया के साथ सीज फायर बंद करने का जो है ये कोई मेरे ख्याल में इतना बड़ा कदम नहीं है जब तक मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हमारे बहन भाइयों के ऊपर नरेंद्र मोदी और उसकी 9 लाख दहशतगर्द फौज, उसकी दहशतगर्द RSS, जब तक 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने एक स्याह कदम किया, 370 और 35A खत्म किया, जब तक वो उसको बहाल नहीं करते हैं उस वक्त तक तो हम इनके साथ कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और दूसरी बात, अभी ये जो खत्तो खिताबत है ये नरेंद्र मोदी की एक चाल है। जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि वो अंगेज करना चाहता है, मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंडिया का जो 5 अगस्त का स्याह तरीन इकदाम है उससे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और अभी शुरू में जैसे जनरल राज ने ये कहा कि हम दुनिया को कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, कोरोना इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा फैक्ट्री होने वाले पहले 2-3 मुल्कों में है, क्या मकबूजा कश्मीर में बसने वाले इंसान नहीं हैं? वहां पर जो 2 साल से इन्होंने वहां पर लॉकडाउन किया हुआ है 1,35,00,000 इंसानों के ऊपर, क्या ये शर्म की बात नहीं है? और ये दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान हमसे वैक्सीन नहीं लेता है, दूसरी तरफ से हमसे ले लेगा। हम लानत भेजते हैं ऐसी वैक्सीन से जो इंडिया से आकर हम उस वैक्सीन को लगाकर अपने आप को सेफ कर ले। हम इससे मरना बेहतर समझते हैं, इससे मौत बेहतर समझते हैं। जब तक हमारे बहन भाई जो कि मकबूजा कश्मीर में बसते हैं, जब तक उनके ऊपर नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द फौज, जब तक उनके ऊपर ये जुल्म बंद नहीं करती है, ना हम इनके साथ कोई ट्रेड करेंगे, ना हम इनके साथ कुछ सफारती बात करेंगे, ना इनके साथ हम कोई और डायलॉग करेंगे। जब तक कश्मीरी जो कि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हैं वो इस पार्ट का हिस्सा हूं। जैसे मेरी बहन ने कहा, मकबूजा कश्मीर के लोगों में ये तफ्शीश पाई जा रही थी कि अगर ये सीज फायर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में होता है, असल जुल्म तो जो है वो मकबूजा कश्मीर वादी में हो रहा है। वहां पर हमारे बच्चों को पायलट गन इस्तेमाल हो रही है, नौजवान नस्ल हत्या की जा रही है, औरतों का रेप किया जा रहा है। आसिया अंद्राबी जो कि कई महीनों से जेल में है, यासीन मलिक हैं, ये जो हुर्रियत लीडरों को इन्होंने बंद किया हुआ है, ये अभी दुनिया को भाषण देना चाहते हैं कि हम वैक्सीन की तैयारी में लगे हुए हैं, हम ये लगे हुए हैं। ये ड्रामा है, ये नरेंद्र मोदी की एक चाल है। क्योंकि ये जब वो क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने में नाकाम हो गया, अभी नंदन को भेजकर नाकाम हो गया, कुलभूषण को भेज के नाकाम हो गया, अभी इसने एक नई चाल चली है कि मैं हतो खिताबत करता हूं। हम कोई ऐसी बात नहीं, हम हतो खिताबत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें मकबूजा कश्मीर में बसने वाले लोगों को उसका हिस्सा होना चाहिए और उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट हो, उसका जो फैसला है ये पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ गैरतमंद पाकिस्तानी कोई ऐसा फैसला मंजूर नहीं करेंगे जो हमारे बहन भाइयों के ऊपर जुल्म जारी रहे और हम इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। हमारी पहली और आखिरी शर्त यही है, जब तक ये मकबूजा कश्मीर से 9 लाख दहशतगर्द फौज बाहर ले नहीं जाते हैं, उस वक्त तक हम इंडिया के साथ ना ट्रेड चाहते हैं ना दोस्ती चाहते हैं। तब तक हमारी इनके साथ जंग है और ओपन दुश्मनी है। हर महाज पे हम कश्मीरी बहन भाइयों के लिए लड़ेंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारा पहले दिन से पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, ख्वाजा पाकिस्तान का, सिविल सोसाइटी का, हर मकतबा फिक्र से तल्क रखने वाले पाकिस्तानी का यही एक नारा है। सबसे पहले मकबूजा कश्मीर में जो नरेंद्र मोदी 7 डिकेड से 70-72 साल से जुल्म कर रहे हैं, अपनी दहशतगर्द फौज को वहां से निकालें। अभी क्या ये जैसे वो जनरल राज ने कहा, जो सिक्योरिटी एडवाइजर, सिक्योरिटी मुल्की सिक्योरिटी की वजह से होता है, क्या कोई जादी मांग रहे हैं? कश्मीरी भीख नहीं मांग रहे हैं, वो कोई जमीन का तनाजा नहीं है, वो इंसानी जानों का तनाजा है। अभी ये इसको कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर है तो इस मुल्क के अंदर बाकी भी
तहरीकें चल रही हैं। 9 लाख फौज सिर्फ कश्मीर में पिछले 73 साल से क्यों है, इसका जवाब ये जनरल राज को देना चाहिए। ये खुद एक फौजी हैं। और इसके बाद जब तक हमारे उस वक्त तक, मैं बीइंग ए पाकिस्तानी ये कहता हूं, उस वक्त तक हम इनके साथ डायलॉग, दोस्ती, ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये मकबूजा कश्मीर से अपनी दहशतगर्द फौज नहीं निकालते और वहां पर जुल्म बंद नहीं करते। ठीक है जी। जनरल राज कादियान साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। चौधरी परवेज साहब ने आपसे बहुत से सवालात पूछ लिए हैं, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, हिंदुस्तान चाहता है हर पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते बना के रहें, दोस्ताना तरीके से रहें। लेकिन अगर आपको ये लगता है, जैसे आपके पैनलिस्ट ने बड़ी जोशीला एक स्पीच दी कि मुज़ाकरात की गरज हिंदुस्तान को ज़्यादा है, पाकिस्तान को नहीं है, तो शायद ये गलतफहमी है। मुज़ाकरात की ज़रूरत, हम तो चाहते हैं अमन रहे, नहीं अमन है तो हमने तो 70 साल गुजार दिए और 70 साल गुजार देंगे। ये आप जो कहते हो कि सरहद के पार रेप हो रहे हैं, जुर्म हो रहे हैं, हिंदुस्तान में कई जगह इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम रही है। वो लॉकडाउन नागालैंड में भी था, वो मिजोरम में भी था, वो पंजाब में भी हुआ है, तो कश्मीर अकेला ही नहीं है। जो ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, लॉकडाउन भी ख़त्म होता है। जहाँ तक 370 का सवाल है, ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था। इसमें आपके ही कश्मीर की औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई लड़की अगर किसी गैर कश्मीरी से शादी करेगी तो उसकी आप वसीयत भी उसको नहीं देंगे, क्या बोलते, विरासत खो बैठेगी, वो अपनी सिटीजनशिप आपकी अलग थी। अगर हिंदुस्तान एक मुल्क है तो सबको एक ही रूल फॉलो करना पड़ेगा, वही हम चाहते हैं कश्मीर में। ये ठीक है। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल साहब, ये आपकी आर्मी जो वहाँ पे किरदार अदा करी कश्मीर में, जिसमें दरी के वाक़यात पेश आते हैं, ख़वातीन का रेप किए जाते हैं, आप खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं, जनरल रैंक पे आप रिटायर्ड हुए, आप डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, इंडिया की बड़ी पोस्ट पर आप रहे, तो आपको कैसा महसूस होता है जब आपकी आर्मी वहाँ पर सब कुछ करती है? डॉक्टर साहब, मैं नहीं मानता कि ये कुछ एक आध दो किस्से, जैसे अभी डॉक्टर नईमा जी कह रहे हैं कि आज एक लड़का का रेप हुआ, बहुत बुरी बात है अगर ऐसा हुआ है तो, लेकिन ऐसा ही रेप आज गुड़गांव में भी हुआ है कल रात को। तो ये बड़े मुल्क में हादसे होते रहते हैं, इसको हर हादसे को उसका कश्मीरी रंग देना सही नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ आप देखिए नईमा, आप बता रही हैं कि इंडियन आर्मी, हाँ, उसमें इंडियन आर्मी इन्वॉल्व है, तो आप कह रहे हैं कि बड़े मुल्क में ऐसा होता रहता है, किसी मुल्क की फौज इस तरह की हरकत करे तो ये डूब मरने का मुकाम नहीं है जनरल साहब? नहीं डॉक्टर फिजा, इंडियन आर्मी अपने डिसिप्लिन के लिए दुनिया में मानी जाती है। हम यूएन मिशन में भी जाते हैं तो बड़ी तारीफें होती हैं। ये सिर्फ एक अफवाह है कि इतने रेप हुए हैं। वहाँ इतने 5-6 लाख लोग वहाँ बैठे हुए, अगर सब रोजाना रेप करते तो जुल्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर एक आध कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, जैसा अगर नईमा जी कहते हैं हुआ है, तो जरूर वो सच बोल रही होंगे, तो जर्नलिस्ट हैं। मैं कहता हूँ ऐसा गुड़गांव में हुआ, क्या आप न्यूज़ पढ़ें, तो ये इसलिए नहीं हो रहा कि वो कश्मीरी है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। पता नहीं आर्मी ने किया है या किसने किया है वहाँ पर, ये भी नहीं पता अभी तो। मैं लॉकडाउन के डॉक्टर नहीं माने। चौधरी परवेज साहब, वो तो आप ये सुनने जनरल साहब कह रहे हैं कि पता नहीं आर्मी ने किया नहीं किया और उनको पता ही नहीं है, तो ये तो सबको पता है कि इंडियन आर्मी वहाँ पे कितना जुल्म ढा रही है, असल में कितने रेप के वाकयात आए दिन पेश आते हैं। असल फिजा गुड़गांव में अगर असल में मैं आपको बताऊं कि ये जनरल राज खुद जो है, ये जनरल राज कितने कश्मीरियों के कातिल होंगे, कितने निहत्ते मजलूम कश्मीरियों का कत्ल ये जनरल राज ने खुद किया होगा। और ये जो कह रहे हैं इंडियन आर्मी में ये खुद रह चुके हैं, रेप इन्होंने हद कर दी। अभी ये मीडिया के ऊपर बैठकर इस टाइप के झूठ बोलने, और इससे पहले ये कह रहे थे कि हम हमसायों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। श्रीलंका के अंदर ये क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर ये क्या कर रहे हैं, नेपाल के अंदर ये क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम हमसायों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल अच्छे तल्लुकात नहीं चाहते, क्योंकि जनरल राज अपनी पेंशन भी ले रहा है, इसको और भी इमारत चाहिए। अगर ये सच बोलेंगे, अगर ये मीडिया पे आकर ये कहेंगे वहां रेप हो रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि शायद इक्का दुक्का 20 से 25 हज़ार रेप हैं
1 लाख से ज्यादा शहादतें हैं और कितने कश्मीरी नौजवान इन्होंने पायलट गन का इस्तेमाल किया। जनरल राज मुझे सिर्फ ये जवाब दें, ये जो पायलट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये जंग के अंदर भी जायज होती हैं? बच्चों के ऊपर ये जुल्म करना, औरतों के ऊपर जुल्म करना, ये तो जंग में भी जंगी कवानीन के भी खिलाफ है। ये तो सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। सिर्फ अभी ये दुनिया को ये किस्सा सुनाकर कि वहां पर डॉक्टर नईमा बहन को ये कह रहे हैं कि ये जर्नलिस्ट हैं, ये सच बोल रही होंगी। सबसे बड़ा झूठ तो जनरल राज खुद बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो है लॉ एंड ऑर्डर, ये जनरल राज मुझे ये बताएं 9 लाख की फौज जो है। अच्छा नईमा आप भी कुछ ऐड कर, ठीक है चौधरी साहब, नईमा कुछ ऐड करना चाह रहे हो आप जाने। जनरल साहब आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी। डॉक्टर फिजा, एक कमांडिंग ऑफिसर को सबसे ज्यादा फिक्र होती है कि उसके सोल्जर डिसिप्लिन में रहें, वरना तो आर्मी टूट जाती। जैसा आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आर्मी रोजाना रेप करते हो तो आर्मी टूट गई होती। जहां तक परवेज चौधरी साहब इसका मतलब आपकी कमांडिंग ऑफिसर ही ठीक नहीं है? पैलेटगंज की जहां तक बात करी है, मैंने अपना पॉइंट आपको बता दिया। आप रजामंद हो ना हो जरूरी नहीं है। उन्होंने पैलेटगंज की बात की। ऑफिसर्स की शेप पर आपकी जो आर्मी है वो इस तरह की हरकत कर रही हैं, उनको डिसिप्लिन का ख्याल आप कह रहे होता है, तो वो डिसिप्लिन का ख्याल तो फिर रखा नहीं जा रहा। डिसिप्लिन तो मतलब डिसिप्लिन का वर्ड आप कैसे यूज कर सकते हैं? डिसिप्लिन में रहने वाले मतलब इतने बड़े बड़े काम के रेप हो रहे हैं वहां पे। डॉक्टर फिजा, अगर लोकल लोग आर्मी के सिपाहियों पर पत्थर फेंकेंगे, उनको तो सेल्फ डिफेंस तो यूनिवर्सल राइट है, तो वो आगे से जाके उनकी खवातीन को रेप कर देंगे। आप जनरल साहब देखिए, अगर वो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं आजादी के लिए, उनके हाथ में पत्थर है, क्योंकि सामने आप लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, बंदूक ज्यादा नुकसान पहुंच जाती है, पत्थर आप समझदार हैं। मुझे बताएं कि आप लोग पैलेट गन्स पकड़ के वहां खड़े होते हैं, छर्रों से उनकी बिनाई छीन रहे होते हैं, गोलियां चला रहे होते हैं, वहां पे लाशें उठती हैं, जनाजे उठते हैं रोजाना। मुझे बताएं कि अगर पत्थर उठा के वो बैठे होते हैं तो उसके बदले में आपकी इंडियन आर्मी को ये आजादी है, ये इख्तियार है कि वो जाएं और उनकी खवातीन का रेप कर दें? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, आपको भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं बात जो कह रहा हूँ वो परवेज चौधरी ने कहा है कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। अगर सिपाहियों पर पत्थर फेंकेंगे, अगर किसी घर से फायर आएगा तो सेल्फ डिफेंस तो उसका हक है यूनिवर्सल। उसके बाद जरिए या तो हम पाकिस्तान का तरीका इस्तेमाल करें, आपने बलूचिस्तान में तो खाना भी लगाया, हवाई जहाज भी लगाए, मिसाइल भी फेंके। हमने तो लीस्ट ऑफेंसिव वेपन जो था, ताकि लोगों को मौत ना हो, चोट ही लगे किसी को, इसीलिए पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। उसमें क्या कमी है? अगर आप समझें कि वो पत्थर खाते रहे, बिल्कुल हाथ पीछे बांधे, कोई आर्मी ऐसा नहीं करती। आपकी आर्मी बिल्कुल नहीं करती। आप